कहानी शुरू होती है एक पुराने और टूटे फूटे से घर में। उस घर के अंदर एक आदमी और उसकी पत्नी को कुछ लोन शार्क्स बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। एक ने तो गरम आयरन लेकर उस आदमी की गोद पर जला दिया था। आदमी के मुंह से खून निकल रहा था और वो गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा था, प्लीज मुझे 1 और महीना दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन लोन शार्क का लीडर, जिसके हाथ में वही गरम आयरन था, मुस्कुराते हुए बोला, अगर तूने किसी और से उधार लिया है तो अपने ऑर्गन्स बेच दे। पैसे चुकाने के लिए असली इंसान वही करता है। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसका चेहरा आयरन से जलाने वाला था। उसने कहा, थोड़ा दर्द तुम दोनों को भी महसूस होना चाहिए, तभी समझ पाओगे उन लोगों का दर्द जिन्हें पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन चेहरे की तरफ लाने वाला था, उसकी नजर औरत पर पड़ी। वो कांप रही थी और जोर से सांसें लेती हुई फोन पर कुछ कर रही थी। लीडर ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीना और गुस्से में बोला, क्या कर रही थी? पुलिस को बुला रही थी या किसी मरे हुए को कॉल कर रही थी? जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो शॉक हो गया। औरत अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, मॉम वेयर आर यू? आई एम अनएबल टू रीच यू। और जब वो मैसेज टाइप कर चुकी थी कि बेटा घर मत आना, तभी लोन शार्क ने फोन छीन लिया और वो मैसेज भेजा नहीं जा सका। लीडर को एकदम से मजा आया। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। वो बोला, तुम दोनों को मारने का क्या फायदा जब तुम्हारा बेटा भी है, अब उसे ही मजा चखाते हैं। वो कपल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि उनके बेटे को कुछ ना किया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लीडर ने अपने आदमियों को कहा, इनके मुंह बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए वरना लड़का डर जाएगा। फिर दोनों को दीवार से बांध दिया गया और तभी उनका बेटा आ गया। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका नाम था कंग सन वू, और इस कहानी का यही असली हीरो है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ, जिसकी जुबान बंद थी, आंखों से रोती हुई उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन वू अंदर आ चुका था। लोन शार्क्स उसे देखकर तैयार खड़े थे। सन वू ने कैजुअली अपना शू उतारा, बैग एडजस्ट किया और बोला, आई एम होम। लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक गून ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। माँ को लगा अब तो बेटा गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सन वू ने उसी आदमी को जिसने रॉड से मारा था उसके कंधे से पकड़ा और एक ऐसा पंच मारा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। हालत ऐसी थी कि अगर उसे कोई नरक में भी भेजे तो शायद नरक वाले भी रिजेक्ट कर दें। सब हक्के बक्के रह गए। लीडर के तो पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि ये लड़का एक विरोधी लड़ाई में नहीं हार सकता। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, सब एक साथ हमला करो, जरूरत पड़ी तो मार डालो। एक गून ने हमला किया, लेकिन सन वू ने उसे इजीली डॉज कर दिया। उसी समय दूसरे गून को रिब्स पर इतनी जोर की हिट दी कि कई रिब्स टूट गईं। वो बंदा दर्द में रॉड छोड़कर सांस लेने लगा, लेकिन सन वू ने फिर से उसी जगह पर एक और हैवी पंच दे मारा। अब रिब्स पूरी तरह से क्रश हो गईं। फिर उसने पहले अटैकर की लेग पकड़ी और जोरदार किक से उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। 3 गून्स ऑलरेडी गिर चुके थे। फिर एक और बेवकूफ आया जो सोचा कि चेयर से अटैक करेगा। उसने सच में सन वू के सिर पर चेयर मारी। अटैक हुआ, लेकिन असर 0। सन वू ने उस अटैकर को ऐसा पटका कि वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। अब उसे लगा कि शायद वो सन वू के पिता को धमकाकर काम निकाल सकता है, लेकिन उसने जैसे ही सामने देखा, सन वू ने वही गरम आयरन उठाया और लीडर का सिर पकड़ के दीवार में प्रेस कर दिया। क्रैक! उसकी गर्दन टूट गई। अब एक भी गून बचा नहीं था। सन वू बुरी तरह से सांस ले रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया, उनकी रस्सियां खोली और जाते जाते बोला, अगर गरीब नहीं होते तो मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर वो वहीं फेंट हो गया। कुछ घंटे बाद मल्टीपल एम्बुलेंसेस में लोन शार्क और उसके लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सब दर्द में चिल्ला रहे थे। डॉक्टर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे क्योंकि हालत बुरी थी। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था, आंखों पर ग्लासेस। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नर्स ने काल्मली जवाब दिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने पूरे गैंगस्टर ग्रुप की धुनाई कर दी अकेले। ये सुनते ही ग्लासेस वाले आदमी के होश उड़ गए। उसी के सामने लोन शार्क बॉस को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। उसके गले पर सपोर्ट पैड बंधा था। बॉस ने एक नए आदमी को बुलाकर कहा, जा उस हरामी को ढूंढ और मार डाल जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन उस अंडरलिंग ने बॉस को बताया कि वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अंडरलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, ब्लैक बेयर अभी अभी गया है तो समझो वो लड़का तो अब गया। ये बात सुनकर सामने खड़ा ग्लासेस वाला आदमी चौंक गया। उसे जैसे ही ब्लैक बेयर का नाम सुनाई दिया, उसने तुरंत नर्स से पूछा, वो हाई स्कूल लड़का किस रूम में एडमिट है? नर्स ने कहा, रूम 202। बस
फिर क्या था, वो सीधे इमरजेंसी वार्ड के पास से दौड़ते हुए रूम 202 की तरफ भागा। मन ही मन सोच रहा था, अगर ये वही एरिया का ब्लैक बेयर है जिसे मैं जानता हूँ तो वो इनका टॉप फाइटर कैंडिडेट है। उसे एक्शन में देखना जरूरी है ताकि पता चले उसका रियल स्ट्रेंथ कितना है। रूम के पास पहुंचकर वो रुका और अंदर झांकने लगा। अंदर जाने के बजाय वो देखना चाहता था कि आखिर ब्लैक बेयर क्या करता है। उसे सनवू के लिए थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। ब्लैक बेयर की ताकत देखनी थी। सनवू उस वक्त भी हॉस्पिटल बेड से कनेक्टेड ड्रिप के साथ ब्लैक बेयर को फेस कर रहा था। ब्लैक बेयर खुद से बड़बड़ाया, मुझे लगा था किसी रियल थ्रेट के लिए बुलाया जाएगा, ये तो कोई हाई स्कूल का पंक निकला। फिर सनवू से बोला, डोंट टेक इट पर्सनली, I've got debts to collect too। लेकिन तू इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू डर नहीं रहा मुझसे, चल अब तुझे दिखाता हूँ असली डर क्या होता है। लेकिन सनवू ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने लाइटनिंग फास्ट जैब मारा, बट ब्लैक बेयर उससे भी फास्ट निकला। उसने सनवू के सिर पर ऐसा स्लैप मारा कि वो सीधा जमीन पर गिर गया, जैसे कोई मच्छर को फ्लाई स्वॉटर से मारता है। सनवू जमीन पर खून खांसते हुए पड़ा था और बाहर से देख रहा ग्लासेस वाला आदमी इम्प्रेस्ड था। ब्लैक बेयर की स्पीड बहुत क्रेजी थी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही डिलीवर किया था। ब्लैक बेयर हंसते हुए बोला, बेटा चाहे जितना भी क्रेजी बन, अगर तुम आंखें वाइड ओपन करके मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। सनवू धीरे धीरे उठा, उसने अपने मुंह से खून साफ किया और बोला, तू बहुत बोलता है, कंसिडरिंग तेरे पास है कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर ब्लैक बेयर चिढ़ गया, लेकिन साथ ही एक्साइट भी हो गया। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि यही तो थ्रिल होता है जब कोई डरे बिना सामने आता है। ग्लासेस वाला आदमी अब सीरियस हो गया था। उसे एहसास हुआ कि ब्लैक बेयर सच में सनवू को किल करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाए, सनवू ने ब्लैक बेयर की पहली स्ट्राइक डॉज की और जोरदार किक सीधा उसके चेहरे पर मारी। ग्लासेस वाला आदमी एकदम शॉक्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्लैक बेयर को गिरा सकता है, लेकिन ब्लैक बेयर ने अपने हाथ से खुद को गिरने से बचा लिया। अब ग्लासेस वाला थोड़ा रिलीव्ड था। आखिर ब्लैक बेयर को पूरे देश में फिजिकल किंग कहा जाता है, वो इतनी आसानी से कैसे गिरता। ब्लैक बेयर मुस्कुराते हुए बोला, तू सोचता है मैं गिर जाऊंगा एक हाई स्कूलर की किक से? लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी करता, बैंग, सनवू ने एक और पंच मारा, इस बार सीधा उसके चेहरे पर। ब्लैक बेयर का फेस जमीन से टकराया और वो गिर गया। अब तो ग्लासेस वाले को भी विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन सनवू ने यहीं नहीं रोका, उसने एक के बाद एक पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस लड़के को विजडम पढ़ा रहा हो। सिर तोड़कर ब्लैक बेयर ने जैसे तैसे उसे वेस्ट से पकड़ लिया और जोर से स्क्वीज करने लगा। सनवू ऑफ गार्ड हो गया। ब्लैक बेयर बोला, ये अल्टीमेट मूव एक हाई स्कूलर पर यूज करना शेमफुल है, लेकिन अब मजा आएगा। ग्लासेस वाले को तुरंत पहचान में आ गया, द बोन क्रशर, वो मूव जिससे कोई बच नहीं सकता। उसने सोचा कि अब फाइट रोकनी पड़ेगी, लेकिन तभी उसे शॉक लगा, सनवू अभी भी हिल रहा था। ब्लैक बेयर को समझ नहीं आ रहा था उसके बोन्स क्रश क्यों नहीं हो रहे। सनवू पूरी ताकत से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और तभी बैंग, उसने अपना सिर उठाकर सीधा ब्लैक बेयर के सिर से टकराया। ब्रूटल हेडबट। इंपैक्ट इतना तेज था कि ब्लैक बेयर ने अपनी ग्रिप छोड़ दी। उसने सोचा कहीं सनवू ने बोन्स में मेटल इम्प्लांट तो नहीं करवा रखे, लेकिन सनवू ने वहीं नहीं रुका। एक के बाद एक हेडबट्स, स्कल क्रैक हो गया, दांत टूट गए और चेहरा पेस्ट बन गया। ग्लासेस वाला चिल्लाया, रुको, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। फिर बोला, शांत हो जाओ, अगर अभी नहीं रुके तो ये क्लीन अप करना नाइटमेयर बन जाएगा। उसने तुरंत कॉल किया, कार एक्सीडेंट से हेड ट्रॉमा हुआ है, रूम 202, बिल्डिंग बी, जल्दी आओ। सनवू, जो अब बहुत कमजोर लग रहा था, ग्लासेस वाले से बोला, तुम लोग आखिर हो कौन? ग्लासेस वाले ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, इस कार्ड पे जो कांटेक्ट है वो तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। सनवू कंफ्यूज था। तुम उसकी टीम में हो? ग्लासेस वाला हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारी टीम में सोच रहा था। तभी कुछ मास्क्ड लोग रूम में आए। उनका काम था ब्लैक बेयर को उठाना और सीन को क्लीन करना। एक मास्क्ड आदमी ने ग्लासेस वाले से कहा, स्टेटस कंफर्म हो गया है, क्या रैप अप कर दें? ग्लासेस वाला बोला, इंश्योर करो कि ब्लैक बेयर अभी कुछ देर तक कॉन्शियसनेस में ना आए। ओके, मास्क्ड गाय ने जवाब दिया और क्लीन अप शुरू हो गया। सनवू वहीं बैठा सोच रहा था, ये लोग क्या हैं आखिर? फिर वो चश्मे वाला आदमी उसे एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, इस कार्ड पे जो कांटेक्ट है वो उस इंसान का है जो तुझे वो सब दे सकता है जो तू चाहता है।
सनवू ने वो कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में है। ग्लासेस वाले आदमी ने कहा, तुझे बस उसके लिए फाइट करना है जिसे तू सर्व करता है। लेकिन सनवू ने कार्ड को मुट्ठी में दबाया और बोला, गेट लॉस्ट। उसने कार्ड को सीधा डस्टबिन में फेंक दिया और कहा, मुझे पैसे कमाने के लिए फाइट करनी ही नहीं, और पता नहीं तू इस बार क्या स्कैम चला रहा है। वो रूम से बाहर निकल गया। ग्लासेस वाला उसके पीछे नहीं गया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, सोच कभी भी बदल सकती है। कुछ मिनट बाद मेंस वॉशरूम में सनवू अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, डैम, मेरी लाइफ चाहे जैसी भी हो, कम से कम माँ की विश तो पूरी करनी थी कि मैं कभी किसी से लड़ाई ना करूं। तभी उसके फादर अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है और इस हालत में कहाँ जा रहा है? सुन वो गुस्से में बोला, तू ही बता, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्यों कुछ नहीं किया तूने? एक बॉक्सिंग चैंपियन होते हुए तू ह्यूज डेट में कैसे फंस गया? ऑफर्स भी थे तेरे पास, या फिर ये बताने वाला है कि तेरा चैंपियन प्राइड किसी लोकल बॉक्सिंग जिम से बड़ा है? मुझे ये भी नहीं पता कि नेशनल टीम से तुझे क्यों निकाला गया, लेकिन क्या वो बेकार सा प्राइड तेरी बीमार और कमजोर माँ से ज्यादा जरूरी था? उसका बाप चुप रहा, कोई जवाब नहीं था। फिर वो बिना कुछ कहे वॉशरूम से बाहर निकल गया। जाते हुए बस इतना कहा, कहीं मत जाना, हॉस्पिटल में ही रह। कुछ पल बाद सनवू को अचानक चक्कर आने लगे। वो गिरते गिरते बचा और जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये डिजीनेस और हेडेक क्यों हो रही है। वो सोचने लगा, शायद ये लैक ऑफ स्लीप की वजह से है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बोला, मेरा सिर हमेशा तभी दर्द करता है जब मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि मैं उसे हेट करता हूँ। उसे अपने बाप से नफरत थी, क्योंकि वो हमेशा इंजरीज लेकर आता था और हर बार उन बुलीज के माँ बाप के सामने झुक जाता था जिनसे सनवू की लड़ाई होती थी। सनवू को अपने बाप पर भरोसा करना भी नहीं था। वो नहीं मानना चाहता था कि उसके बाप ने एवरीथिंग ही नीडेड टू डू किया है, लेकिन खुद भी ऐसा फील कर रहा था जैसे किसी गड्ढे में डूब रहा है, क्योंकि एक हाई स्कूलर होने के नाते जो डीप सी फिशिंग बोट पर भी नहीं जा सकता, उसके लिए लाइफ बदलना इम्पॉसिबल लग रहा था। डेली एक्सपेंसेस निकालना भी मुश्किल हो रहा था। हार्ड वर्क करते हुए जो डिलीवरी बाइक उसकी कंपनी की थी, वो भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसने स्कूल के बुलीज के साथ खेलने से मना कर दिया था। उन बुलीज की वजह से उसके ऊपर बाप का डेट और बढ़ता गया, और माँ को छोड़कर वो घर से भाग भी नहीं सकता था। उसकी लाइफ पूरी तरह से पिट में थी। पर अचानक उसे होश आया। वो हॉस्पिटल बेड पर था। सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं था कि उसे किसी और रूम में कब शिफ्ट किया गया। उसने अपना फोन निकाला ये चेक करने के लिए कि कब से सो रहा है, लेकिन मूड एकदम जीरो हो गया जब उसने अपने बाप का टेक्स्ट देखा। उसने मैसेज खोला। टेक्स्ट में लिखा था, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं, आज रात। सनवू शॉक्ड रह गया। अब क्या छुपा रखा है इसने? फिर उसने सोचा, माँ को चेक कर लूं। उसने बाप को कॉल किया और पूछा, मॉम कैसी हैं? लेकिन जवाब में उसके बाप ने कहा, घर मत आना, वहां कुछ गैंगस्टर्स छिपे हुए हैं, बहुत डेंजरस है। उसने बताया कि उसे दूसरे हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट किया गया है, एक नए नाम के साथ, ताकि वो सेफ रहे। सनवू पैनिक में आ गया। तो माँ कहाँ है? उसके बाप ने कहा, पुलिस स्टेशन के पास के एक मोटल में छिपी हुई है, वो सेफ है और मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, फिलहाल कहीं मत जाना। फोन कट गया। कुछ पल सनवू चुप बैठा रहा और फिर खुद को ब्लेम करने लगा। अगर मैंने उन गैंगस्टर्स से पंगा नहीं लिया होता तो सब कुछ इतना खराब ना होता। उसने डिसाइड किया कि अब सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने वाला था, फिर से फोन आया। कॉलर आईडी डैड। उसने तुरंत उठा लिया, लेकिन आवाज किसी और की थी। वो आदमी घबराते हुए बोला, आर यू मिस्टर कैंगसन? सनवू बोला, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आदमी बोला, बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे डैड गिर गए हैं, वो बेहोश हैं, हालत बहुत खराब है। वर्क एक्सीडेंट में उनके मल्टीपल बोन्स और रिब्स टूट चुके थे। कुछ घंटे बाद इंटेंसिव केयर यूनिट में सनवू अपने हेविली इंजर्ड और अनकॉन्शियस पिता को देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी बहुत मुश्किल है, सिर्फ सर्जरी के खर्चे ही 100 मिलियन वन से ज्यादा होंगे, और फिर लंबी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन भी है। ये सब सुनकर सनवू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहां से लाए इतना पैसा, कहां से शुरू करें। सनवू को अचानक याद आया कि उसने रेड बिजनेस कार्ड तो डस्टबिन में फेंक दिया था, तो वो बिना वक्त गंवाए सीधा उसी रूम की तरफ भागा जहां उसे पहले इलाज मिला था। कुछ मिनट भागने के बाद वो रूम 202 पहुंचा, लेकिन बिन एकदम खाली था। लगता था उसे साफ कर दिया गया है।
सन वू वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सब मेरी गलती है, वो बड़बड़ाने लगा। अपने पिता से माफी मांगने लगा। रोते हुए कहा, काश मैं मर ही गया होता। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम रेड बिजनेस कार्ड ढूंढ रहे हो? वो वही ग्लासेस वाला आदमी था। उसने पूछा, क्या तुम्हारा मन बदल गया है? सुन वू ने तुरंत पूछा, कितना दे सकते हो तुम? वो आदमी अपने ग्लासेस को छूते हुए बोला, कम से कम 10 अरब वन, अगर तुम जीत गए। और अगर जीत नहीं भी पाए लेकिन पॉपुलैरिटी मिल गई तो भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। उसने फिर पूछा, तो इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने में? नेक्स्ट सीन, एक ऑफिस में ग्लासेस वाला आदमी, अब जिसका नाम था किम, सनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। किम कहता है, आराम से पढ़ो, जब रेडी हो जाओ तो साइन कर देना। सनवू ने पेपर्स उठाए और देखा जो फाइटिंग वार्ड लिखा था। उसे क्यूरियोसिटी हुई, ये क्या है? किम ने बताया, ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जहां ऐसे फाइटर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स में दी गई डेंजरस डोपिंग ड्रग्स से मॉन्स्टरस पावर्स मिलती हैं। सनवू शॉक्ड था। क्या तुम लोग डोपिंग करवाते हो? उसने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करता। किम फिर भी उसे डोपिंग ड्रग्स दिखाने लगा। उसने कहा, ये सिर्फ सिंपल ड्रग्स नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो बूढ़ों को भी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ दे देते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। सनवू ने पूछा, तुम हो कौन? किम ने ग्लासेस एडजस्ट किए और बोला, सॉरी फॉर द लेट इंट्रो, मैं किम मिनाक हूं, एक स्काउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के लिए जो फाइटिंग वार्ड में हिस्सा लेता है। सनवू को उसकी आइडेंटिटी का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन किम बोला, अभी आइडेंटिटी की चिंता मत करो, डोपिंग की बात ज्यादा जरूरी है। फिर उसने कहा, अब तक कोई भी बिना डोपिंग के टूर्नामेंट नहीं जीता। सनवू फिर भी अड़ा रहा, मैं डोपिंग नहीं करूंगा। किम ने कहा, ठीक है, मैं अब डोपिंग की बात नहीं करूंगा, अरीना में वैसे भी तुम्हें सब पता चल जाएगा। सनवू ने सोचा, ये सुन ही नहीं रहा मुझे। किम ने टूर्नामेंट का सिस्टम समझाया, अगर तुम टॉप 20 तक पहुंच गए तो स्पॉन्सर चुन सकते हो, उसी इंपॉर्टेंट इंसान को अपना स्पॉन्सर बनाकर आगे जीत तक जा सकते हो। सनवू ने बोला, ठीक है, सारी बकवास समझ आ गई, अब बस पैसे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किम ने शांति से कहा, तुम्हारी रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम है, पेमेंट सिर्फ टूर्नामेंट के जरिए पॉसिबल है। सनवू गुस्से में चिल्लाया, आर यू किडिंग मी? अगर पैसे की गारंटी नहीं तो क्यों करूं मैं ये सब? किम बोला, रिलैक्स, तुम्हें पैसे अपने बाप की सर्जरी के लिए चाहिए और उन्हें सेफ भी रखना है, सही कह रहा हूं ना? सनवू शॉक्ड, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला, तुम बस फाइट करो हमारे बॉस के लिए, सर्जरी, सेफ्टी और डेट सब हम देख लेंगे। सनवू उसके वर्ड से थोड़ा इमोशनल हो गया। पर मैं तुम्हारे भरोसे कैसे रह सकता हूं? उसने पूछा। तभी उसका फोन बजा, माँ की कॉल। उसने तुरंत उठाया। माँ, सब ठीक है ना? माँ बोली, सुना है तूने हॉस्पिटल बिल्स भर दिए और बॉडीगार्ड्स भी भेजे हैं। सनवू खुद चौंक गया, मैंने कब किया ये सब? किम ने धीरे से कहा, अब तुम आराम से रहो, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सेफ हाउस ऑलरेडी रेडी है। फिर बोला, ऑनेस्टली हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सनवू ने फिर कॉल पर अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, वो लोग मेरे ही भेजे हुए हैं, जैसे वो कहें वैसे करना, मैं जल्दी आऊंगा। और कॉल काट दिया। अब वो किम की तरफ देखकर सीरियस हो गया। प्राइस इतना बड़ा क्यों है? 10 अरब वन, किम ने जवाब दिया। 10 अरब तो सिर्फ बेस प्राइस है, जितनी ज्यादा बेटिंग होगी प्राइस और बढ़ेगा। एक विनर ने तो 15 अरब भी लिया है। सनवू शॉक्ड, दैट्स इनसेन। किम बोला, संभव है, लेकिन डाउनसाइड भी है। 90% लोग या तो मर जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं, सिर्फ 10% ही सही सलामत बाहर आते हैं। सनवू, इतने लोग मरते हैं और फिर भी किसी को पता नहीं चलता। किम बोला, यही वजह है कि ये सीक्रेट है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही हम तुम्हारा डेथ एलिबाई बनाते हैं। सनवू स्टन्ड, डेथ एलिबाई? किम ने बताया, हॉस्पिटल बेस्ट जगह है फेक डेथ प्लान करने की, चाहे डिसअपीयरेंस हो, इलनेस, फॉल या ड्रग्स, सब कुछ हम फेक कर सकते हैं। सनवू फिर बोला, और अगर मैं ये सब रिपोर्ट कर दूं तो? किम ने बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक पागल ड्रग एडिक्ट दिखाना मुश्किल है? और वैसे भी कौन मानेगा किसी पागल की बात जो एक ऐसे टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर रहा है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता? वो आगे बोला, और वैसे भी तुम्हारे रिपोर्ट करने से पहले ही तुम ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुके होगे।
दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस हॉस्पिटल सिस्टम। उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी। फिर उसने काल्म होकर कहा, सनवू, ये सब तुम्हारी मर्जी पर है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं, तुम डिसाइड करो। उसने पूछा, तो क्या तुम अब साइन करना चाहोगे या कुछ दिन सोचने के लिए लेना चाहोगे? ज्यादातर लोग टाइम लेते हैं, लेकिन सनवू की आंखों में अब कोई हेजिटेशन नहीं थी। वो बोला, मुझे एक दिन भी नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बस तुम अपना वादा निभाना। किम की मुस्कान और भी गहरी हो गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का यकीन हो। लेकिन तभी सनवू को अचानक अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस हुई। पीछे से एक नर्स आई थी और उसने उसे इंजेक्ट कर दिया था। सनवू चौंक गया। उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम लोग? किम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स सनवू, ये बस एनेस्थीसिया है तुम्हें अरीना ले जाने के लिए। और याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी, सर्जरी, सब कुछ सिर्फ तब तक है जब तक तुम टूर्नामेंट में हो। सो मेक श्योर यू विन एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। जस्ट लाइक दैट सनवू बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वापस आने लगी। उसका दिमाग ब्लैंक था। उसे लगा शायद वो मर चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ये जगह, ना ये लोग, ना ही ये बिस्तर जिस पर उसे कहीं ले जाया जा रहा था। Where am I? सनवू ने हिम्मत करके पूछा। वो शख्स जो उसे धक्का दे रहा था ठंडी आवाज में बोला, चुप रहो, आगे जाकर खुद ही पता चल जाएगा। और उसके स्पाइन में एक ठंडी सी सनसनी दौड़ गई। मीनवाइल दूसरी साइड होसन ग्रुप कंपनी, वाइस चीफ चायान वू अपने ऑफिस में बैठा था। आगे हम उसे वाइस चीफ यान वू कहेंगे। किम वहां पहुंच चुका था और उसने यान वू को सनवू के बारे में बताया। यान वू ने स्केप्टिकली पूछा, आर यू सीरियस? एक हाई स्कूल स्टूडेंट को हमारे रिप्रेजेंटेटिव फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करना? इवन इफ ही डिफीटेड ब्लैक बेयर, इट्स स्टिल रिडिकुलस। किम ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए काल्म अंदाज में जवाब दिया। ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट ह्युंगनिम माइट लाफ, बट दैट्स द पॉइंट। द मोर रिडिकुलस इट सीम्स द बेटर। किम ने समझाया, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट, जो फाइटिंग वार्ड का दीवाना है, को इस बेट में फंसाना है, तो हमें चाहिए कि वो हमें अंडर एस्टिमेट करे। यान वो थोड़ा इंट्रीग था। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि सिर्फ ये एक लड़का हमारे ह्युंगनिम को हरा सकता है? किम, हमने उसकी बॉडी चेक की थी। ब्लैक बेयर की बोन क्रशिंग टेक्निक से बचने के बाद भी उसकी हालत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दूसरी तरफ फाइटिंग वार्ड में सनवू की आंखें खुली, धुंधली सी विजुअल्स, कंफ्यूजन से भरा माइंड। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये जगह कौन सी है और वो शख्स कौन है जो उस पर पैर रखने वाला था। अगले ही पल स्टेप बैक या व्हील शूट। गार्ड की चेतावनी सुनते ही वो लड़का पीछे हट गया। सनवू अब तक जमीन पर था और उसके चारों ओर ड्रोन्स उड़ रहे थे। एक ड्रोन पास आया और बोला, पार्टिसिपेंट्स कॉन्शियसनेस कंफर्म। सनवू अब हैरान था, मैं कौन से यूनिफॉर्म में हूँ? ये तो स्कूल यूनिफॉर्म है, लेकिन मैंने तो नहीं पहना था। तभी अनाउंसमेंट हुआ, पहली राउंड मैच अब शुरू होगी। ड्रोन की मैकेनिकल आवाज गूंज रही थी, वेलकम टू द डोपिंग टेस्ट राउंड। हर लड़ाके की धड़कन तेज हो जाती है। ये राउंड तय करेगा कौन से 200 फाइटर्स होंगे जो मेन बैटल अरीना में कदम रख पाएंगे। हर किसी की किस्मत अब एक इंजेक्शन पर टिकी थी। किसी के लिए ताकत का वरदान, तो किसी के लिए मौत का न्योता। लेट द सिलेक्शन बिगिन। Each participant will be given a random doping injection, each designed to enhance a specific physical trait. और दूसरी तरफ YPEs जो टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट में देख रहे थे, उनसे कहा गया, आप अब अपने दांव लगा सकते हैं। हर फाइटर के पास अपना डोपिंग सेट था। सामने खड़ा वही लड़का एक्साइटेड होकर डोपिंग गन उठाता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। सनवू अपने आप से बोलता है, मैंने पहले ही अपने माँ बाप से किया गया वादा तोड़ दिया कि मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा और स्कूल से ग्रेजुएट करूंगा, लेकिन मैं अपना आखिरी वादा नहीं तोड़ सकता, एनी ड्रग्स। लेकिन तभी उसका सामना रियलिटी से हुआ। उसके सामने खड़ा लड़का डोपिंग इंजेक्शन के बाद खून थूकता है, कांपता है और फिर अचानक उसका शरीर बदलने लगता है। सनवू की आंखें फैल जाती हैं। व्हाट द हेल? वो लड़का अब अचानक फुर्ती से उछलता है और सनवू के चेहरे पर स्टॉम्प करने आता है, लेकिन सनवू रिफ्लेक्सिवली एकदम झुकता है और लड़का वॉल पर जाकर टकराता है। वॉल के टुकड़े उड़ जाते हैं, इंपैक्ट से दीवार टूट जाती है। सनवू अंदर ही अंदर सोच रहा है, ये तो 1 सेकंड पहले तक पतला सा था, ये मसल्स कहां से आ गए? ड्रोन ने अनाउंस किया,
फाइटर ने सफलतापूर्वक स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट को बढ़ाया है। वो लड़का एक्साइटमेंट से हंस रहा था कि उसे पावर डोपिंग का जैकपॉट लग गया। उसने एक्साइटमेंट में कहा, काश मैं अभी बाहर जा पाता तो उन सबको तोड़ देता जिन्होंने मुझे एक पतला लूजर समझा था। फिर वो अपनी जगह से हटा और पल भर में सन वू के सामने पहुंच गया। उसने कहा, अब इस छोटे कीड़े को कैसे मारूं कि मजा भी आए। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही सन वू ने उसके फेस पर पंच मारा, जिससे वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया और तुरंत पीछे हट गया। वो लड़का उस छोटे पंच से गुस्से में आ गया। उसे लगा जैसे सन वू भी उसकी इंसल्ट कर रहा है, जैसे उसके दोस्त करते थे। लेकिन सन वू को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो बस लड़के को ऑब्जर्व कर रहा था और जो पंच उसने मारा था वो बस उसके रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए था। उसने सोचा, लगता है इसकी रिएक्शन स्पीड एनहांस नहीं हुई। अगर मैं धीरे धीरे डिस्टेंस क्लोज करूं और ओपनिंग बनाऊं तो शायद मौका मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही वो लड़का फुल स्पीड से उसकी तरफ चार्ज किया और बैंग, अपना सिर दे मारा। सो उस मोमेंट सनवू को समझ आ गया कि इस मॉन्स्टर का सामना वो सीधे नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि शायद उसके फेस को टारगेट करके कुछ कर सके। उसने मिड एयर में बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़के ने उसे जोर से पंच मारा, जिससे सनवू का खून निकल आया। सनवू को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसी वक्त लड़के ने उसके लेग्स पकड़कर एक्साइटमेंट में उसे जोर से ग्राउंड पर स्लैम कर दिया। उसने कहा, मुझे तेरी मूवमेंट्स देखने की जरूरत नहीं, बस ब्रूट स्ट्रेंथ से सब हो जाएगा। सनवू बिल्कुल हेल्पलेस था। ऐसी चोटें किसी को भी सीधा मौत के करीब ले जाती, लेकिन सनवू के पास था बोन पावर। लड़का एक्साइटमेंट में हंसते हुए बोला, तुझे क्रश करना बहुत अमेजिंग लग रहा है। चल देखता हूँ एक इंसान कितनी दूर तक क्रश हो सकता है। वो ऊपर जंप किया और मिड एयर में चिल्लाया, अब सबको बुलाओ जो मुझे नीचा दिखाते थे, क्योंकि अब मैं हूँ किंग। बैंग। उसने लैंडिंग की सीधा सुन वू के चेस्ट पर। उसने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, क्रश करने का सबसे बेस्ट पार्ट रिब्स का टूटना होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे पहले यान वू के ऑफिस में किम ने बताया था कि जब सन वू ने ब्लैक बेयर का बोन क्रशिंग अटैक सरवाइव किया था, तब उन्होंने उसकी बॉडी को एग्जामिन किया। जो उन्होंने पाया वो अनबिलीवेबल था। सन वू की बोन डेंसिटी एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा थी। मतलब उसकी हड्डियां इंसानों जैसी नहीं थीं, इसलिए उस पर नॉर्मल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। बैक टू फाइट। जब लड़का सनवू को स्टेप कर रहा था, तभी सनवू ने उसका लेग पकड़ लिया और स्किलफुली खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। लड़के ने उसके लेग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सनवू ने तुरंत अपनी लेग पोजीशन चेंज की और खुद को दूर कर लिया। लड़का हैरान था कि सनवू बिना डोपिंग के भी इतना ज्यादा झेल कैसे रहा है, लेकिन उसने माना नहीं। उसने सोचा कि शायद उसका शरीर अभी पूरी तरह से डोपिंग इफेक्ट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया है। सनवू ने सोचा, अब ये मॉन्स्टर थोड़ा स्लो हो गया है और इसकी स्टैमिना भी एनहांस नहीं हुई लगती। उसने सोचा कि जब तक वो उसे पकड़ नहीं पाता, तब तक वो फेस को टारगेट कर सकता है, पर पावर की जगह स्पीड पर फोकस करना होगा। सनवू उसकी तरफ बढ़ा। लड़का खुश हो गया कि सनवू उसकी तरफ आ रहा है और उसने एक फेटल स्ट्राइक के लिए हाथ उठाया, लेकिन सनवू ने वो स्ट्राइक डॉज कर लिया और बैंग, एक तेज लेफ्ट जैब मारा उसके फेस पर। लड़के ने तुरंत लेफ्ट हैंड से काउंटर किया, लेकिन सनवू ने फिर डॉज किया और बैंग, एक और तेज राइट जैब मारा। लड़का कुछ पल के लिए बैलेंस खो बैठा। सनवू ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और लगातार मल्टीपल जैब्स मारता गया, जब तक कि लड़का लगने लगा कि वो बेहोश होने वाला है। सनवू ने इस गोल्डन चांस को देखा और डिसाइड किया कि अब एक हैवी ब्लो से फाइट खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सनवू ने वो फाइनल ब्लो मारने की कोशिश की, लड़के ने उसके हाथ पकड़ लिए और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, फाइनली पकड़ लिया तुझे। तू इतना एक्साइटेड था कि तुझे पता भी नहीं चला कि मैंने तुझे जानबूझकर मारने दिया। लेकिन सनवू ने काल्मली कहा, और क्या तुझे लगता है कि मैंने तुझे ऐसे ही पकड़ने दिया? फिर उसने पूछा, तुझे पता है कैंगरूज अपने ओपोनेंट्स के आर्म्स क्यों पकड़ते हैं एक पावरफुल स्ट्राइक से पहले? और बैंग, सनवू ने एक इनसेन एक्रोबैटिक मूव किया और अपने लेग से लड़के के फेस पर ऐसा हमला किया कि वो सीधा जमीन पर जा गिरा। अब लड़का समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। गुस्से में चिल्लाया, डैम इट, मेरा बॉडी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? एक नॉन डोप्ड इंसान से हार रहा हूं। उसने ऊपर डोपिंग गन की तरफ देखा और डिसाइड किया कि उसे एक और डोज लेना होगा। शायद पहली डोज काफी नहीं थी, लेकिन सनवू ने उसे ऐसा करते देखा और तुरंत डिसाइड किया कि उसे रोकना होगा, क्योंकि वो डोज असल में सनवू के लिए थी। पर सनवू उस लड़के तक पहुंचता उससे पहले ही उस लड़के ने खुद को इंजेक्ट कर लिया। ड्रोन ने तुरंत अनाउंस किया, स्टैमिना डोपिंग सक्सेसफुली अप्लाइड, और उसी मोमेंट में उस लड़के ने हवा में ही सनवू को स्पीयर कर दिया, जिससे सनवू खून थूकने लगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उस लड़के ने गुस्से में सनवू को हवा में ही पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक दिया।
ड्रोन चेक करने आया कि सनवू जिंदा है या नहीं, लेकिन उस लड़के ने उसे धक्का देकर हटा दिया क्योंकि उसके लिए फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सनवू का गला पकड़ लिया और बोला, एक चीज है जो मैं हमेशा से करना चाहता था, ये है असली फीलिंग। इन जैसे पेस्ट्स के लिए सांस ही बंद करनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। लेकिन तभी जैसे ही सनवू गिव अप करने वाला था, वो लड़का अचानक जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। ड्रोन ने अनाउंस किया, गेम ओवर ड्यू टू प्लेयर डेथ। यानवू, जो ये सब देख रहा था, पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये हुआ कैसे। किम ने उसे बताया कि लड़के की डेथ हुई है ड्यू टू ओवरडोज ऑफ डोपिंग। अपने ग्लासेस को टच करते हुए किम ने कहा, दो अलग अलग डोपिंग एक साथ लेने पर सर्वाइवल रेट लेस देन 0.5% होता है और इसने ऑलरेडी पावर डोपिंग ले लिया था, उसके बाद स्टैमिना डोपिंग। ये तो होना ही था। यानवू बोला, वेल आई हैव टू एडमिट, तुम लकी हो, ओपोनेंट खुद ही मर गया। किम बोला, शायद, लेकिन इसे सिर्फ लक कहना सही नहीं होगा। सनवू का बॉडी अनयूजुअली स्ट्रेंज है। यानवू ने कहा, स्ट्रेंज कुछ नहीं है, बस ये बंदा इजीली ब्रेक नहीं होता। तुम जानते हो यहाँ और भी बड़े मॉन्स्टर्स हैं। किम ने काल्मली बोला, सनवू अलग है। डोपिंग से हम मसल्स, ऑर्गन्स, हार्मोन्स सब कुछ इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो इन्हांस नहीं होती, बोन्स। और सनवू की बोन्स में कुछ तो सीक्रेट है, इसी वजह से वो स्पेशल है। यानवू बोला, चलो देखते हैं कितना स्पेशल है जब मैं राउंड में घुसूंगा। उसने किम से पूछा, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? किम ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए रिप्लाई दिया, सनवू ने डोपिंग टेस्ट राउंड पास किया है, अब उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स के साथ मिलेगा जो अब तक सरवाइव कर गए हैं, जिनमें अलग अलग पावर्स डेवलप हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद फाइटिंग वार्ड के ट्रीटमेंट रूम में सनवू वरीड एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। वो बोल रहा था, वो बंदा मेरे वजह से मर गया, लेकिन फिर उसने उस वीक सोच से बाहर निकलने का डिसीजन लिया। मैं खुद मरने वाला था और सिर्फ नॉकआउट करना चाहता था। मुझे सब कुछ करना होगा, सिर्फ मैं ही अपने मॉम और डैड को बचा सकता हूँ। इसी बीच एक ड्रोन उसके पास आया और अनाउंस किया, ऑल प्लेयर्स विद होप पास्ड द राउंड, मूव टू डेड लॉबी। एक अटेंडेंट ने सनवू को बताया कि अब एक गाइड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। जब तक गाइड को फॉलो करोगे यूल बी फाइन, लेकिन कोई स्टूपिड मूव मत करना, सब गाइड्स लीथल वेपन से आर्म्ड हैं। ड्रोन, जिसे गाइड असाइन किया गया था, सनवू को लॉबी की तरफ ले जा रहा था। चलते हुए सनवू सोच रहा था, ये जगह क्या है? कोई अंडरग्राउंड केव या सीक्रेट फैसिलिटी लगती है। ये लोग पूरी तरह से एस्केप का ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। काश माँ से एक बार बात कर पाता। उसने डिसाइड किया, जिंदा रहना ही पड़ेगा। एटलीस्ट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मेरे मॉम डैड सेफ रहेंगे। लेकिन उसके मन में ये भी चल रहा था, यहाँ की फाइट बाहर की दुनिया से टोटली अलग है। बाहर लोग मुझे मॉन्स्टर समझते थे, लेकिन यहाँ स्ट्रीट पंक्स भी कुछ और ही लेवल के हैं। गाइड ने बोला, प्लेयर लॉबी आ चुकी है। दरवाजा खुला और सनवू अंदर गया। अनाउंसमेंट आई, ऑल प्लेयर्स हैव एंटर्ड द लॉबी। गेम विल नाउ स्टार्ट विद 124 पार्टिसिपेंट्स। प्लीज गैदर इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर फॉर ब्रीफिंग। सनवू अपने आप से बोला, ये क्या मॉन्स्टर्स हैं? पहले राउंड वालों से भी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। उसने डिसाइड किया कि जब तक ऑफिशियल मैच स्टार्ट नहीं होता वो लो प्रोफाइल रखेगा। लेकिन तभी एक बंदा उसके पास आया और बोला, ओए हाई स्कूल किड, तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्या मैं तेरे साथ थोड़ा खेलूं? सनवू बोला, डैम, ये यूनिफॉर्म मुझे इजीली टारगेट बना रहा है। जल्दी ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाए। दो और बंदे, एक क्लाउन जैसा और एक क्रैब जैसा, हंस रहे थे। क्लाउन बोला, सुना है वो हाई स्कूल किड क्वालिफाई कर गया क्योंकि उसका ओपोनेंट खुद ही ओवरडोज से मर गया। क्रैब गाय बोला, मतलब इसने अब तक डोपिंग भी नहीं ली? क्लाउन बोला, स्कूल यूनिफॉर्म में उसे लाने का मतलब ये है कि रिच लोग बस कोई पैथेटिक शो देखना चाहते हैं। क्रैब गाय बोला, चलो उसके साथ थोड़ा मजा करते हैं। लेकिन क्लाउन ने पैनिक में बोला, हेड डाउन रख और चल, किसी और ने ऑलरेडी उस पर नजर डाल ली है। तभी किसी ने सनवू को पीछे से बुलाया। जब कोई पूछे क्या खेलना है तो जवाब देना चाहिए। उसने सनवू के हेड पे हाथ रखा और बोला, अगर जवाब नहीं दिया तो मार डालूंगा। सनवू बोला, अगर इन पागलों में सरवाइव करना है तो मुझे उनसे भी ज्यादा क्रेजी बनना पड़ेगा। सनवू तुरंत घूमकर उस बंदे पे अटैक करने ही वाला था जब उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। एक बंदा बीच में आकर उस बड़े गाय को रोक देता है। उस बंदे ने बड़े गाय से बोला, बस करो। बड़ा गाय इरिटेट हो गया। उसने उस बंदे का हाथ टाइटली पकड़ रखा था,
लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, सीधा बोलता है, इस छोटे स्टूडेंट को छोड़ दो, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर उसने फोर्सफुली अपना हाथ छुड़ा लिया। बड़ा गाय बोला, एक ऐसा बंदा जिसका सिर्फ एक आर्म डोप्ड है, वो मुझे रोकेगा, वो भी इस वीक लड़के के लिए। सनवू अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इग्नोर करना ही बेटर है, क्योंकि अननेसेसरी चोट लेना बेकार होता। अब बड़ा गाय डिसाइड कर लेता है कि वो उस बंदे को वहीं पर मार डालेगा। सनवू ऐसा नहीं था जो किसी को अपने सामने बुली होता देख के चुप रहे, लेकिन सबसे बड़ा शॉक उसे तब मिला जब ड्रोन से एक गन शॉट की आवाज आई और वही बड़ा गाय गिर गया। ड्रोन ने अनाउंस किया, ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, जो भी डेजिग्नेटेड स्केड्यूल के बाहर किसी को हार्म करेगा उसे तुरंत एग्जीक्यूट किया जाएगा। सनवू सोचता है, ये लोग बिना वार्निंग के ही मार देते हैं, क्या कोई यहाँ सच में सरवाइव कर सकता है? तभी एक मास्क पहने हुए इंसान स्क्रीन पर आता है और जोश के साथ ऐलान करता है, ग्राउंड के उन लोगों को जिन्होंने डोपिंग टेस्ट पास किया, जो राउंड अभी खत्म हुआ उसमें बस सरवाइव करना इंपॉर्टेंट था, कोई एलिमिनेशन नहीं था। लेकिन अब से हर राउंड का लूजर एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेशन का मतलब है इनकेपेबल ऑफ फर्दर कॉम्बैट। फिर वो बोलता है, लेकिन आप सब यहाँ आए हो एक रीजन के साथ, 10 अरब रुपए का ग्रैंड प्राइज। सभी प्लेयर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। सनवू भी सोचता है, अगर ये पैसे मिल जाएं तो मेरी फैमिली फाइनली एक इंसान जैसी लाइफ जी पाएगी। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करेगा इसके लिए, लेकिन फिर वो पर्सन बोलता है, अनफॉर्चुनेटली ये प्राइज सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट फील मत करो, क्योंकि अगर तुम टॉप 16 तक पहुंचे और सरवाइव किया तो तुम्हें वीआईपीज के तुम पर लगाए गए बेटिंग अमाउंट का 5% मिलेगा। अब तो सब प्लेयर्स और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ वीकलिंग्स बोल रहे थे, हम प्राइज भी जीतेंगे और बेटिंग पैसे भी लूटेंगे। फिर बताया गया कि हर प्लेयर का अपना ब्रॉडकास्ट चैनल होगा और एक पर्सनल गाइड असाइन किया जाएगा जो उनका कैमरा भी होगा। वीआईपीएस उन चैनल्स को देखेंगे जिनमें उन्हें लगेगा कि बंदा जीत सकता है और उसी पर बेट करेंगे। जितना ज्यादा वीआईपीस का अटेंशन मिलेगा उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। अब प्लेयर्स को 5% रूम दिए जाएंगे जिसमें वो गेम खत्म होने तक रहेंगे। रूममेट फ्रीली चूज कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो गाइड मदद करेगा। क्लाउन गाय ने क्रैब गाय से कहा, वीआईपीस का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होना जरूरी है, कुछ बड़े मूव्स दिखाने पड़ेंगे। क्रैब गाय बोला, अगर मैं उस हाई स्कूलर जैसे बच्चे के साथ रूम शेयर करूंगा तो एक पैसा भी नहीं बना पाऊंगा। सनवू सोचता है, डैम, रूम ढूंढना भी इतना टफ होगा। तभी वही बंदा जो पहले उसे बचा चुका था, उसने कहा, ज्यादा टेंशन मत ले, मैं इंश्योर करूंगा कि ऑफिशियल मैच के पहले तुझे कुछ ना हो। सनवू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने देखा कि उस बंदे का हाथ अभी भी कांप रहा था, उस बड़े गाय की ग्रिप की वजह से। तभी कोई उसके पास से गुजरा, लग रहा था जैसे सनवू उसे पहचानता है, शायद कोई फेमस बंदा था। वो बंदा बोला, लगता है वहां एक रूम है जहां कोई कंपटीशन नहीं है, चल चेक करते हैं। सनवू थोड़ा सस्पिशियस था, ये बंदा मेरी वजह से इंजर्ड हुआ और अब मेरे साथ रूम शेयर करना चाहता है, जिसे सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फिर सोचा, कोई भी रूम चूज करूं, डेंजर तो हर जगह है, तो उसने उसके साथ जाने का डिसीजन ले लिया। क्लाउन गाय ने उन दोनों को देख के बोला, ये तो कंप्लीट डिजास्टर ग्रुप लग रहा है। क्रैब गाय ने प्रिडिक्ट किया, इनका व्यूअरशिप लोएस्ट होगा। क्लाउन गाय बोला, इसलिए तो मैं उनके बगल वाले रूम में गया हूं जो सबसे पॉपुलर लगते हैं। सेम रूम में होना डेंजरस हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट डोर रह के भी स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। क्रैब गाय अग्री करता है, हाँ, अगर मसल हेड्स जैसे लोग वीआईपी को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके आसपास रहना भी लाभदायक होगा। ऑपोजिट रूम में 3 बड़े मसल वाले गाइज बैठे थे, काफी डरावने लग रहे थे। तभी एक ब्लॉन्ड बंदा रूम में आता है, डोर बंद करता है, उनके पास जाता है और बोलता है, ये स्पॉट जो तुम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ प्लीज। एक बड़ा गाय आगे आता है और बोलता है, कैमरा तो ऑन भी नहीं है और तू डोर बंद करके आया है, लगता है तू मरने की तमन्ना लेकर आया है। उसने लेफ्ट आर्म से अटैक किया, लेकिन ब्लॉन्ड गाय ने बस 2 फिंगर्स का यूज किया, बैंग, और उस बड़े गाय के नेक के सबसे वीक स्पॉट पे स्ट्राइक मारी। बंदा तुरंत गिर गया और उसका नेक ट्विस्ट हो गया था। बाकी 2 मसल गाइज शॉक्ड रह गए। ब्लॉन्ड गाय उनसे पूछता है, और कोई ग्रीट करना चाहता है क्या? कोई जवाब नहीं आया, सब डर के मारे चुप। ब्लॉन्ड गाय बोला, गुड, चुप रहना ही बेटर है, क्योंकि जिस बंदे को मैं ग्रीट करना चाहता हूँ वो कोई और है। ब्लॉन्ड गाय का नाम था हन मेन्यू, एज 19। रेफरेंस के लिए उस ब्लॉन्ड गाय को हम एमएसयू बुलाएंगे। कुछ घंटों बाद एक ब्रिज पर कार के अंदर किम ने यनवू से कहा कि इन्फो मिली है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फिर से ट्रॉय मचून के साथ टीम अप करेगा, जो पिछले टूर्नामेंट का चैंपियन था।
यानवू ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, डैम, ऑफ कोर्स वो उसे ही यूज करेगा और उसको हराने वाला कोई नहीं है, अनलाइक मुझे जिसका ऑल्टरनेटिव बस एक हाई स्कूलर है। किम ने काल्मली रिप्लाई दिया, अगर सनवू टॉप 16 तक पहुंच गया तो उसे सेकंड डोपिंग राउंड का चांस मिलेगा, और उसके बॉडी के साथ जो ऑलरेडी 10 गुना स्ट्रांग है नॉर्मल इंसान से, तो डोपिंग के बाद वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉन्स्टर बन सकता है। यानवू थोड़ा कंसर्न था, पर हम तब तक उसे कैसे अपनी साइड पे रखें जब तक दूसरे वीआईपीज उसे छीनने की कोशिश करेंगे। किम ने कॉन्फिडेंटली बोला, फिलहाल उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो 5 लोग उसके रूम में हैं उनका व्यूअरशिप सबसे लोएस्ट था ड्यूरिंग द डोपिंग टेस्ट राउंड। फाइटिंग वार्ड में वापस सनवू अपने नए रूम में एंटर करता है उस आदमी के साथ जिसने उसे बचाया था। आदमी ने थोड़ा वरीड टोन में बोला, यहाँ व्यूअरशिप गेन करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस उन्हीं फाइटर्स की तरफ अट्रैक्टेड होती है जो जीतने के चांसेस में हैं। रूम में ऑलरेडी कुछ लोग थे। उनमें से एक थी एक लड़की, अमांडा ग्रॉक, उम्र 23, कैपोएरा जिउ जिट्सू फाइटर। दूसरा था कंपटीशन का सबसे छोटा फाइटर, किम मिनहो, उम्र 25, बॉक्सर। और तीसरा था मिनन, एज 28, सनवू। और उस आदमी ने देखा कि मिनान लिटरली अपने टंग से अपने एल्बो को टच करने की कोशिश कर रहा था। रूम में कैमरा सराउंड कर रहे थे सबको। आदमी ने सनवू से कहा, लगता है गाइड्स फिल्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं, सो हमें वीआईपीज का अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर बेटिंग मनी। फिर आदमी ने अपना एक हाथ ग्राउंड पर रख के पूरे बॉडी को अपसाइड डाउन कर दिया और एक तरह से एक्रोबैटिक्स दिखाने लगा। सनवू सोच रहा था, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा, बट तभी अमांडा खड़ी हुई। उसने अपनी एक फिंगर ग्राउंड पर रखी और पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दिया। सनवू तो शॉक में था, कोई एक फिंगर से पूरी बॉडी को कैसे लिफ्ट कर सकता है बिना किसी मोमेंटम के। फिर अमांडा और वो आदमी कंपटीशन में लग गए, कौन ज्यादा फास्ट है। एमएचओ जो सबसे छोटा फाइटर था बोला, स्ट्रेंथ दिखाना बेवकूफों का काम है, और फिर वो फुल स्पीड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जूम करता रहा। दूसरी तरफ मिनान ने फाइनली अपने एल्बो को अपनी टंग से टच कर लिया। सब अपना टैलेंट दिखाने में लगे हुए थे ताकि ऑडियंस का अटेंशन मिल सके। सनवू कंफ्यूज्ड हो गया, ये क्या हो रहा है यार, देखने में अमेजिंग है, बट मुझे लग रहा है मैं इडियट बन गया हूँ इसको देखते हुए। फिर एक सडन अनाउंसमेंट आया स्क्रीन पर, 124 लोगों का टूर्नामेंट ब्रैकेट अब पूरा हो चुका है। सब लोग शॉक थे ये देख के कि उनका पहला मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है। सनवू का ओपोनेंट निकला काई। सीन शिफ्ट होती है होजन ग्रुप में, जहां यानवू ने किम से पूछा, क्या वो काई इतना डेंजरस है? किम ने रिप्लाई दिया, काई ने अपने लीवे फाइटिंग करियर में कभी एक भी फाइट नहीं हारी। यानवू ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, लीवे क्या होता है? किम ने एक्सप्लेन किया, ये एक बर्मीज मार्शल आर्ट है, मुए थाई के जैसा बट थोड़ा और ब्रूटल, जिसमें ग्लव्स नहीं होते और हेडबट्स अलाउड होते हैं। फॉरहेड से ओपोनेंट के फेस पे मारना अलाउड होता है, जो काफी फेटल हो सकता है, इसलिए ये टेक्निक मोस्टली बैंड होती है। लीवे का सबसे डेंजरस पार्ट है कि इसमें बैक ऑफ द हेड और स्पाइन पे भी अटैक्स अलाउड होते हैं, जो दूसरे मार्शल आर्ट्स में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। इसलिए काई के पास सबसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में। प्रोफेशनल करियर के बाद भी काई ने फाइटिंग नहीं छोड़ी। इंस्टेड उसने इन्फेमस स्ट्रीट फाइटर से लड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्रूट कर लिया। यानवू ने लास्टली पूछा, क्या सनवू सच में उसके अगेंस्ट टिक पाएगा? किम ने थोड़ा इंट्रीग्ड होकर कहा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब तक सनवू ने सिर्फ डेट कलेक्टर्स और एक ब्लैक बेयर जैसे आदमी से फाइट की है, जिन्होंने कभी प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं ली। सीन वापस शिफ्ट होती है फाइटिंग वार्ड के 5 पर्सन रूम में। सनवू अपने बॉक्स से उठता है, काफी रिलीव्ड फील करते हुए। वह सोचता है, मैं कितनी देर के लिए सोया था, पर तुरंत उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉडी काफी हल्का लग रहा है, और ये बस लाइट फील करने वाली बात नहीं थी। उसे ये फीलिंग पहले भी हो चुकी है जब उसने ब्लैक बेयर से फाइट के बाद आंख खोली थी। सेम फीलिंग, जैसे वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो। तभी वह आदमी भी उठता है और सनवू से कहता है, सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है। जब मसल्स लिमिट तक पुश होती हैं और बिना परमानेंट डैमेज के रिकवर करती हैं, तो नेचुरली वह पहले से स्ट्रांग बन जाती हैं। फिर उसने ऐड किया, लगता है तूने पहले कभी खुद को उस लिमिट तक पुश नहीं किया। सनवू शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, ये सच कह रहा है? ब्लैक बेयर के अगेंस्ट फाइट करते वक्त मैं ऑलरेडी लिमिट तक जा चुका था और मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे लड़ रहा था। आदमी ने कहा, मसल्स की बात छोड़ो, तेरी रिकवरी स्पीड भी अबनॉर्मल लग रही है, शायद तू किसी रिकवरी डोपिंग का शिकार हुआ है। सनवू ने उस आदमी से कहा, मैं कल रात से एक चीज को लेके क्यूरियस हूँ,
तुमने रिस्क लेके मुझे बचाया क्यों? क्या जरूरत थी खुद को इंजर्ड करने की? आदमी ने थोड़ा पेल फेस के साथ जवाब दिया, तू मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। अगर मैं बेटर फादर होता तो मेरा बेटा लोन शार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं यहाँ इसीलिए हूँ, उसका डेट पे करने के लिए। उसकी आंखों में गिल्ट था। पर जब मैंने तुझे अकेला देखा तो मुझे सिर्फ अपने उस बेटे की याद आई जिसे मैंने निगलेक्ट किया, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया। तो मैं बस खामोश खड़ा नहीं रह सका। सनवू ने उससे सीरियसली कहा, अपना टाइम मेरे लिए वेस्ट मत करो, बस जिंदा रहो और अपने रियल सन का ख्याल रखो। अगर तुम मर गए तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। वह आदमी सनवू की बात से इमोशनल हो गया, लेकिन उसने बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। तभी उनके कॉन्वर्सेशन के बीच मेनन गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, मैं वो बंदा हूं जो अपने टंग से एल्बो टच कर सकता है, तो मैं मेन अरीना में क्यों नहीं हूं? वह आदमी सनवू से कहता है, मुझे सुनने में आया है कि जिनके मैचेस सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के साथ होते हैं वो मेन अरीना में जाते हैं, बाकी सब डोपिंग अरीना में फाइट करते हैं। पर ट्विस्ट ये था, उन सब का मेन अरीना में होना मतलब था कि उनके ओपोनेंट्स होंगे टूर्नामेंट के सबसे पॉपुलर मॉन्स्टर्स। सनवू ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, परफेक्ट, इससे तो सब वाईपी का अटेंशन एक साथ हमारे रूम पे आएगा। आदमी शॉक हो गया, तू पागल है क्या? तभी फ्रीकी फेस के साथ मेनन अचानक सनवू के सामने आ गया। सनवू लिटरली डर के कांप गया। मेनन बोला, मेन अरीना सिर्फ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, वहां 16 वाईपी पर्सनली आते हैं, वह लोग जो दुनिया की असली पावर हैं। सीन शिफ्ट होती है। रात हो चुकी थी। जंगल के बीच एक घर के बाहर 3 कार हेडलाइट ऑन करके पार्क्ड थी। उस घर के अंदर किम और यानवू एक फायर के सामने खड़े थे। यानवू ने किम से कहा, मुझे लगा था मैं अरीना जा रहा हूँ, ये कैसी घटिया जगह है। किम ने कामली बोला, फाइटिंग वॉर्ड का एग्जैक्ट लोकेशन एक सीक्रेट है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को पता होता है, शायद इसीलिए यह हिडन स्पॉट में बुलाया गया। तभी उन्हें रियलाइज हुआ, लगता है सनवू के चैनल में हमारे अलावा कोई और भी कनेक्ट हो गया है। यानवू कंफ्यूज्ड हो गया, क्या अचानक से कोई हम पे नजर तो नहीं रख रहा? उसी टाइम एक वॉइस उनको सुनाई दी बिल्डिंग के ऊपर से। लगता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, एक लड़की बोली। वह लड़की थी शंगयान, एज 19, होजन ग्रुप की सबसे छोटी बेटी। उसने कैजुअली कहा, मैं बस सनवू में इंटरेस्टेड हूँ, बस मैं तुम दोनों को स्टॉक नहीं कर रही हूँ। यानवू का ब्लड बॉयल कर गया। सीरियसली, अभी कुछ दिन पहले तो मुझे कंपनी से निकाला और अब तुम लोग यहाँ तक फॉलो कर रहे हो जैसे रैट्स। किम ने थोड़ा कामली कहा, लगता है यंग लेडी ने बॉस में स्पेशल इंटरेस्ट ले लिया है और मुझे लगता है उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स भी हैं। यानवू ने वार्निंग टोन में कहा, अगर तुम कुछ प्लान कर रही हो तो बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जो भी तुम सोच रही हो वह काम नहीं करेगा। पर उससे पहले कि कुछ और होता, एक ड्रोन और एक कार उनके सामने रुकती है। वह दोनों उन्हें पिक करने आए थे, टू गाइड देम डायरेक्टली टू द फाइटिंग वॉर्ड्स मेन अरीना। ड्रोन अनाउंस करता है कि वो सबको अरीना लेकर जाएगा, जो क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी हो रहा है उसका अगला फेज शुरू होने वाला है। और तभी एक मिस्टीरियस वॉइस लड़की से कहती है कि वो अपनी आंखों से पट्टी हटाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक बड़ा सा लग्जूरियस रूम देखा जो एक विंडो से जुड़ा हुआ था। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि वो लोग उस रूम में क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे एक अरीना नजर आया जहां लोग फाइट कर रहे थे। तभी एक बॉल्ड बॉडीगार्ड उसकी तरफ आया और बोला कि जो नीचे दिखाई दे रहा है वो है मेन अरीना, और अरीना का ओनर 16 वीआईपी रूम्स में से किसी एक में बैठा है। लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि आखिरकार हम उसके ब्रदर के प्लेग्राउंड में आ ही गए। वहां किम भी मौजूद था और उसने सभी को बताया कि जैसे ही करंट मैच खत्म होगा, उनका सनवू कंपटीशन में एंटर करेगा और उसकी फाइट शुरू हो जाएगी। उसी वक्त अरीना में एक छोटे से लड़के ने अपने से 10 गुना बड़े आदमी को हरा दिया, और ये देखकर किम को लगा कि वो छोटा लड़का एक मॉन्स्टर है। किम ने मैनेजर को बताया कि वो लड़का हन मिनसू है, जिसकी एज सनवू के बराबर है। मैनेजर ये सुनकर शॉक्ड रह गया कि अरीना में एक और हाई स्कूल स्टूडेंट है। किम ने अपना टैबलेट चेक करना शुरू किया और बताया कि हन मिन ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए टेक्निकली वो स्टूडेंट नहीं है। लेकिन उसने भी उसी स्कूल को छोड़ा है जहां से सनवू निकला था, जो थोड़ा स्ट्रेंज था। तभी एक गाइड ड्रोन हन और एक दूसरे फाइटर के पास आया और अनाउंस किया कि रूम 9 और रूम 20 के बीच का मैच हान मिन की जीत के साथ खत्म हो गया है, और अब अगला मैच होगा रूम 10 और रूम 28 के बीच। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, सभी रूम्स के फाइटर्स बाहर निकलने लगे, और जैसे ही सनवू और ओल्ड मैन बाहर आए, वो लोग इस राउंड में पिछले राउंड से भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। पहला मैच मिन्हो का था,
और बाकी 10 लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। जिनका मैच फिनिश हो जाता उन्हें स्टेज से इमीडिएटली हटना पड़ता। ओल्ड मैन को पता था कि मिन्हो वो इंसान नहीं है जो इजीली पैनिक करे, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई प्रोजेक्टाइल सनवू की तरफ सुपर फास्ट स्पीड से आया और वो अंदर तक शॉक हो गया। लेकिन फिर पता चला कि वो सिर्फ एक पत्थर था जो बहुत ही तेजी से उड़ रहा था। मिन्हो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसने इमीडिएटली समझ लिया कि ये स्टोन किसी और ने नहीं बल्कि हान मिन ने फेंका है। उसे ये भी पता था कि इतनी स्पीड में बहुत कम लोग ध्यान देंगे, बट मिन्हो उनमें से एक था। तभी नमान चलते हुए मिन्हो से कैजुअली पूछता है कि क्या उसकी टीम के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स एरोगेंट हैं। ये क्वेश्चन सुनकर मिन्हो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और उसने रिप्लाई दिया कि वो उनके नेचर को लेकर श्योर नहीं है। लेकिन तभी नमन सडनली गुस्से में आ गया और कहने लगा कि जो कुछ भी मिन्हो कह रहा है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नमान से आ रही ब्लड लस्ट को फील करते ही मिन्हो ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लिया। लेकिन सनवू और ओल्ड मैन को समझ नहीं आ रहा था कि नमान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अमांडा ने ओल्ड मैन को एक्सप्लेन किया कि मिन्हो की सेंसेस इतनी सेंसिटिव हैं कि वो ओपोनेंट की टाइनीएस्ट गलत इंटेंशंस को भी सेंस कर सकता है। मिन्हो को तब शॉक लगा जब उसने आंखें खोली और देखा कि हान दूर जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सेंसेस इतनी ओवरवेल्म्ड कैसे हो गईं कि उसे लगा उस पर कोई अटैक हो रहा है। लेकिन मिन्हो श्योर था कि कुछ टाइम पहले हान उसे सच में मारने की इंटेंशन से अटैक करने वाला था, बट उसने लास्ट सेकंड में रुकने का डिसीजन लिया। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ नोटिस करता, मिन्हो को उसके रियल ओपोनेंट ने बुला लिया। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक बड़े होटल का प्रेसिडेंट फाइट देख रहा होता है। उसने अपने बटलर से कहा कि लड़के के ओपोनेंट का नाम पीस है। बटलर ने प्रेसिडेंट को बताया कि चाहे ओपोनेंट के अटैक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पीस एक सॉलिड रेसलर है और वो अपने ओपोनेंट को सेकंड्स में क्रश कर सकता है अगर वो रिदम में आ जाए। वो ओपोनेंट को पूरी तरह दबा देता है इससे पहले कि उन्हें समझ आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में टॉप पोजीशंस पर रेसलर्स का ही कब्जा रहा है, क्योंकि फाइट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यही है। जब कोई सिर्फ फिस्ट से अटैक करता है तब भी एक रेसलर उसे पकड़ सकता है। ऐसा ओपोनेंट जिसे कंट्रोल करना हार्डेस्ट होता है, वो सिर्फ फिस्ट्स नहीं बल्कि अपने पूरे बॉडी वेट से अटैक करता है। सो अल्टीमेटली अगर कोई रेसलर है और वो अच्छा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिन्हो को फिजिकल लेवल पर पीस से कंपेयर किया गया। जैसे ही मिन्हो ने बॉक्सिंग स्टांस लिया, पीस हंसते हुए बोला, क्या ये कोई बॉक्सिंग रॉकरी है? उसे ऐसा लगा जैसे मिन्हो ग्लव्स के बिना कभी फाइट नहीं करता और ये मिन्हो के लिए बहुत बुरा है कि उसका फर्स्ट ओपोनेंट पीस है। लेकिन इससे पहले कि पीस कुछ और हंस पाता, मिन्हो ने उसे एक क्रेजी स्पीड से पंच मारा जिससे उसकी एक आई इतनी बैडली डैमेज हो गई कि शायद वो फ्यूचर में उसे देख भी ना पाए। पीस दर्द में चीखने और चिल्लाने लगा, जबकि मिन्हो सुपर काम था। सिर्फ एक हिट में पीस इंजर्ड हो गया और अब वो प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक आई से वो मिन्हो की मूवमेंट्स ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और फॉलो भी नहीं कर पा रहा था, विशेष रूप से क्योंकि मिन्हो बार बार उसी साइड से अटैक कर रहा था जिस साइड की आई डैमेज्ड थी। छोटे और सुपर फास्ट मिन्हो को ट्रैक करना अब उस बड़े पीस के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। तभी अचानक मिन्हो ने उसे एक लेफ्ट अपरकट मारा और फिर तुरंत उसके फेस पर एक राइट स्ट्रेट पंच दे मारा। उसने ऐसा पंच मारा कि पीस की स्कल तक डैमेज हो गई, लेकिन फिर भी ना वो रुका ना लड़खड़ाया। मिन्हो हर एंगल से उस पर हमला कर रहा था और हर स्ट्राइक इतनी इंटेंस थी कि उसे भारी नुकसान हो रहा था। ये अटैक्स इतने तगड़े थे कि पीस की दूसरी आंख भी डैमेज हो रही थी। इतना सब कुछ हो रहा था कि बड़ा लड़का मिन्हो की मूव्स प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ओल्ड मैन मिन्हो को देखकर शॉक्ड था, जिसने कुछ ही पंचेस में अपने ओपोनेंट को ऑलमोस्ट हरा दिया था। लेकिन अमांडा ने अटेंशन दिलाया कि पीस समहाउ मिन्हो की फिस्ट को पकड़ रहा था और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर सीन अचानक स्टेज पर आता है। हमने देखा कि पीस ने ऑलमोस्ट मिन्हो पर अटैक कर दिया था, बट मिन्हो ने तुरंत डिस्टेंस बनाते हुए पीछे जंप किया। वो खुद भी कंफ्यूज था कि जब वो पीस पर डोमिनेट कर रहा था तब उसे अचानक खतरा क्यों फील हुआ। पीस खुद भी शॉक में था कि वो इन अटैक्स को कैसे रोक पा रहा था। तभी उसे याद आया कि जब उसकी एक आंख ने थोड़ी देर के लिए क्लियरली देखना शुरू किया, तभी उसकी इंस्टिंक्ट्स ने काम करना शुरू किया। उस सैवेज फाइट की इंटेंसिटी इतनी क्रेजी थी कि उसका पूरा शरीर अलर्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पीस किसी बॉस फाइट के सेकंड फेज में एंटर कर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और यहाँ तक कि मिन्हो भी प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, बट उसे इतना जरूर पता था कि उसे अभी भी अलर्ट रहना है क्योंकि ऑड्स पूरी तरह उसके फेवर में नहीं थे। पीस तब अपनी आंखें बंद करके मिन्हो का पंच रोक देता है। होटल प्रेसिडेंट के रूम में बैठे सारे मेंबर्स इस सीन से शॉक्ड थे। मिन्हो को एक अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसे पता था कि अगर वो लेफ्ट नहीं मुड़ा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा।
समहाउ उसने पीस के नेक्स्ट अटैक को डॉज कर लिया और लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी एक जायंट हैंड मिन्हो की तरफ आया और उसे जमीन पर पटक दिया। गिरने से पहले ही पीस ने उसे पकड़ लिया और एक रिवर्स बॉडी स्लैम दे दिया। ओल्ड मैन इस आउटकम को देखकर हैरान था और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट खुश था। भले ही उसे ये समझ नहीं आया कि एक आंख खोने के बाद पीस और ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। बटलर ने बताया कि शायद उस इंजेक्शन की वजह से पीस की सेंसेस तेज हो गई थीं जब उसने अपनी विजन खोई थी। सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है। मिन्हो को बुरी तरह पीटा जा रहा था, जबकि पीस एक डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था और मिन्हो को उसकी एक आंख खराब करने के लिए थैंक्स बोल रहा था, क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी नई पावर्स को पूरी तरह समझ पाया था। लेकिन अचानक मिन्हो ने फिर से पंच मारा। वो हार मानने को तैयार नहीं था। पंच इतना जोरदार था कि पीस कई मीटर्स दूर जा गिरा। फिर हमें पता चलता है कि मिन्हो ने पीस की दूसरी आंख भी फोड़ दी थी, लाइक अ बलून, और प्रेसिडेंट गहरे शॉक में चला गया। उसे लगा कि उसका सारा पैसा गया। ओल्ड मैन को लगा शायद मिन्हो अब भी ठीक है, इवन आफ्टर इतने अटैक्स, बट उसे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ। वो बस खुश था कि सिचुएशन ऐसी बनी। इधर बटलर ने प्रेसिडेंट को बताया कि जब मिन्हो ने पीस को पंच किया तब वो बेहोश था। ये सुनकर प्रेसिडेंट अंदर से हिल गया, क्योंकि उसने देखा कि मिन्हो ने अपनी मुट्ठी उठाकर अपनी जीत अनाउंस कर दी थी। बट अमांडा जानती थी कि मिन्हो को जल्दी से होश में आना होगा, इससे पहले कि पीस अपनी एनहांस्ड सेंसेस से उसे बिना आंखों के भी ढूंढ ले। अब हम देखते हैं कि पीस जाग गया है, बट मिन्हो अब भी अनकॉन्शियस है। पीस अपनी दोनों आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये उसके लिए वीकनेस नहीं बल्कि एडवांटेज बन गया। उसकी सेंसेस हर सेकंड के साथ इवॉल्व हो रही थीं। वो फ्लोर की स्मेल तक ले सकता था, ओपोनेंट की सांस में मिट्टी के पार्टिकल्स तक महसूस कर पा रहा था, और यहाँ तक कि हवा में प्रेशर का स्लाइट चेंज भी अपनी स्किन से डिटेक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना पीछे मुड़े अपनी बैक साइड देख पा रहा हो। शुरुआत में उसे लगा था कि जो इंजेक्शन उसने लिया वो शायद पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो कोई पावर टाइप ड्रग नहीं था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो इंजेक्शन एक्चुअली इनसेन था। अब उसके पास ऐसी पावर्स थीं जो हर सेकंड और मजबूत हो रही थीं। पीस अब पागलों की तरह हंस रहा था और सब लोग उसकी तरफ स्टन्ड होकर देख रहे थे। उसने फाइनली डिसाइड किया कि क्योंकि मिन्हो की वजह से उसे ये स्ट्रेंथ मिली, वो उसे पीसफुली रेस्ट करने देगा, और फिर उसने जंप करके अटैक कर दिया। मीनवाइल मिन्हो अनकॉन्शियस था। उसका बॉडी पीस की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। तभी उसे याद आया उसे अपने मासूम भाई की मौत का बदला लेना है। उसी मोमेंट उसे याद आया कि कैसे उसे अंडरग्राउंड फाइट अरीना में ड्रैग किया गया था जब वो वेपन्स की तलाश में था। वो मेमोरी इतनी पावरफुल थी कि मिन्हो की आंखें खुल गईं। उसका बॉडी फिर से उसके कंट्रोल में आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि पीस एल्बो से उस पर अटैक करने वाला है। लेकिन कुछ अजीब था, पीस की स्पीड टर्टल जैसी स्लो लग रही थी। मिन्हो को अब समझ आया, पीस स्लो नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद बहुत तेज हो गया था। पीस का अटैक इतना फास्ट था कि जमीन तक फट गई, बट मिन्हो वहां नहीं था। ओल्ड मैन भी ये देखकर हैरान था कि ये सडनली क्या हो गया। पीस ने मिन्हो को देखा और मिन्हो ने उसे उसके एनहांस्ड सेंसेस के बारे में बताने के लिए थैंक्स कहा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मिन्हो की हालत काफी रिकवर हो गई थी, और अब पीस को फाइनली समझ आ गया कि ये छोटा लड़का कोई मजाक नहीं है। मिन्हो पहले से भी तेज हो गया था। उसने फिर से स्टांस लिया और पीस को टीज करते हुए उसे फॉलो करने को कहा।